हेलो गाइज, आपका हमारे परीक्षा बिंदु चैनल पर स्वागत है। तो आज की ये क्लास 5वें नंबर की क्लास है। जैसा कि आपको पता है कि हमने आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए सीरीज चलाई हुई है। तो ये इस सीरीज की 5वीं क्लास जो है वो आपको हमारे परीक्षा बिंदु चैनल पर अवेलेबल करवाई जा रही है। और अगर आप हमारे परीक्षा बिंदु चैनल पर नए हो और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रसिद्ध धामक स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो जो धामक स्तूप है भारत में, ये कहाँ पर है? सारनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर है अपना क्या भाई? धामक स्तूप। और जो धामक स्तूप है ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर जो अपना वाराणसी से 13 किलोमीटर दूर सारनाथ में जो है ये स्थित है। और आपको सारनाथ से कुछ ध्यान आ रहा होगा क्या, कि जो सारनाथ है महात्मा बुद्ध के द्वारा जो अपना प्रथम उपदेश है वो कहाँ पर दिया गया था भाई? तो महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया था कहाँ पर? सारनाथ में। और कौन से धर्म से संबंधित है अपना ये स्तूप? तो ये अपना बौद्ध धर्म से भाई। कौन से धर्म से है? बौद्ध धर्म से। और भारत में जो सर्वाधिक स्तूप बनवाए गए थे वो किस शासक के द्वारा बनवाए गए थे? तो अशोक के शासन काल में भारत में सबसे ज्यादा क्या निर्माण करवाया गया था भाई? स्तूपों का जो है वो निर्माण करवाया गया था। उज्जैन। उज्जैन जो अपना कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। और यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और दिल्ली कांस्टेबल के एग्जाम 2020 में पूछा गया था कि जो उज्जैन शहर है ये कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये है अपना शिप्रा नदी के किनारे पर भाई। कौन सी नदी के किनारे पर है? शिप्रा नदी के किनारे पर है अपना कौन सा शहर? उज्जैन शहर। और इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कालिदास की नगरी भी कहा जाता है भाई। किसको? उज्जैन शहर को। तो कालिदास की नगरी किसको कहा जाता है भाई? उज्जैन शहर को कालिदास की नगरी कहा जाता है। और जो अपना उज्जैन है यहाँ पर 12 वर्ष के अंदर जो है अपना क्या होता है भाई? कुंभ के मेले का आयोजित किया जाता है अपना कहाँ पर? उज्जैन के अंदर। और महाकलेश्वर मंदिर भी कहाँ पर है अपना? तो वो भी अपना पड़ता है उज्जैन के अंदर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और जो कालिदास है उसके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है भाई? मेघदूत पुस्तक लिखी गई है। और मेघदूत पुस्तक के अंदर कौन से शहर का वर्णन किया इन्होंने? उज्जैन शहर का जो है वो वर्णन इनके द्वारा किया गया है। भागलपुर ये अपना बिहार का एक शहर है। गंगटोक ये किसकी राजधानी है भाई? सिक्किम राज्य की जो है राजधानी है। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रसिद्ध धामक स्तूप ये कहाँ पर है भाई? तो ये है अपना सारनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर है अपना प्रसिद्ध धामक स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा है भाई? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जिसका आकार कैसा है? अस के आकार का है भाई। इसका आकार भी ध्यान रख लेना। एस आकार का है अपना कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। बात करें विश्व में सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा होगा भाई? तो वो अपना प्रशांत महासागर, ये सबसे बड़ा है। फिर इसके बाद में कौन सा आएगा? अपना अटलांटिका महासागर। और जो अपना हिंद महासागर है ये कौन सा है? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा है भाई? हिंद महासागर। इसके बाद में अपना आर्कटिक आता है, फिर अंटार्कटिका आता है। ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। अच्छा, जो प्रशांत महासागर है इसके अंदर कौन सा ट्रेंच पाया जाता है? मैरियाना ट्रेंच में। जो मैरियाना गर्त है, जो मैरियाना गर्त है ये कहाँ पर पाया जाता है? प्रशांत महासागर में। और क्या है ये? तो विश्व का सबसे गहरा समुद्री स्थान का नाम क्या है? मैरियाना गर्त, जो किस महासागर में पाया जाता है भाई? प्रशांत महासागर में पाया जाता है। और इस मैरियाना गर्त को जो है वो 2009 में अमेरिका के द्वारा राष्ट्रीय स्मारक के रूप में इसको जो है वो मान्यता दी गई थी भाई। किस देश के द्वारा दी गई थी राष्ट्रीय स्मारक के रूप में? तो अमेरिका देश के द्वारा जो इसको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में मान्यता दी गई थी। किसको भी? मैरियाना ट्रेंच को भी। ठीक है। सोन नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो जो सोन नदी है ये क्या है अपना? गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी कौन सी होगी भाई? तो वो होगी अपनी सोन नदी। तो ये अपना किस नदी की सहायक नदी है? गंगा नदी की जो है सहायक नदी है अपनी कौन सी भाई? सोन नदी। और गंगा ये भारत की क्या है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। और इसकी लंबाई के बारे में बात करें, गंगा नदी की लंबाई तो वो कितनी है भाई? 2525 किलोमीटर अपनी लंबाई है। कौन सी नदी की? गंगा नदी की जो है लंबाई है। यमुना ये अपना क्या है भाई? तो यमुना जो है अपना कौन सी
कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड राज्य से निकलती है अपना यमुनोत्री ग्लेशियर से अपना कौन-सी नदी भई? यमुना। तो आपसे पूछे गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन-सी है अपनी? तो वो कौन-सी होगी? यमुना, ठीक है? और महानदी, महानदी पर कौन-सा बाँध बना हुआ है? तो हीराकुंड बाँध जो है ये किस नदी पर बना हुआ है भई? महानदी पर बना हुआ है अपना कौन-सा बाँध? हीराकुंड बाँध। और यमुना नदी पर कौन-सा बना हुआ है? तो यमुना नदी पर बना हुआ है अपना हथनी कुंड बाँध। हथनी कुंड बाँध ये यमुना नदी पर बना हुआ है, जो किस राज्य के अंदर है? हरियाणा राज्य के अंदर है अपना हथनी कुंड बाँध, जो यमुना नदी के ऊपर जो है बना हुआ है। और नर्मदा नदी के ऊपर कौन-सा बाँध बना हुआ है भई? सरदार सरोवर बाँध। तो जो सरदार सरोवर बाँध है, ये बना हुआ है अपना कौन-सी नदी पर? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। तो यहाँ पर पूछा है कि सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये अपनी गंगा की सहायक नदी है, दूसरी सबसे बड़ी होगी दक्षिणी सहायक नदी। और सबसे बड़ी सहायक नदी कौन-सी है गंगा की? तो वो कौन-सी है भई? यमुना नदी जो है वो सबसे बड़ी सहायक नदी है अपनी किसकी भई? गंगा नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे 2023 में भारत के लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो ये बनाया गया है भाई किसको एसएस दुबे को तो वर्तमान में जो भारत के सीजीए हैं यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट वो कौन है भाई तो वो कौन है अपने एसएस दुबे बन गए हैं किनकी जगह ली इन्होंने तो इन्होंने जगह ली है भी भारती दास की जगह भारती दास की जगह पर ये बने थे अपने कौन भी एसएस दुबे तो प्रेजेंट टाइम में भारत के सीजीए कौन है एसएस दुबे बात करें कि भारत के प्रेजेंट टाइम में कैग कौन है यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन है भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक कौन है तो वो है भाई गिरीश चंद्र मुर्मू गिरीश चंद्र मुर्मू ये प्रेजेंट टाइम में क्या है भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक हैं और जो महालेखा नियंत्रक परीक्षक है ये अपना संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन है तो संविधान के 148 से लेकर 151 तक किसका वर्णन है भाई तो महालेखा नियंत्रक परीक्षक का वर्णन है जो प्रेजेंट टाइम में कौन है गिरीश चंद्र मुर्मू ये प्रेजेंट टाइम में भारत के कैग के प्रमुख हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद को बाजार की कीमतों या मौजूदा कीमतों पर मापा जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे तो उसको कहा जाता है भाई मौद्रिक जीडीपी ठीक है जो अपना सकल घरेलू उत्पाद है उसको बाजार की कीमतों या फिर जो अपना प्रेजेंट टाइम में कीमतें चल रही हैं उसके आधार पर मापा जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे उसको बोला जाएगा मौद्रिक जीडीपी जो मौद्रिक जीडीपी होती है ये एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक उत्पादन का मूल्यांकन है लेकिन जो इसकी गणना है उसमें वस्तुओं और सेवाओं की वर्तमान जो कीमतें होती हैं वो भी शामिल जो है इसके अंदर की जाती हैं और जीडीपी को जो है वो आमतौर पर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के रूप में जो है वो अनुमानित किया जाता है और जीडीपी इसकी फुल फॉर्म पूछिए आपसे क्या होगी भाई तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये क्या होगी इसकी फुल फॉर्म होगी नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम संसद के द्वारा जो है वो कब स्वीकृत किया गया था तो संसद के द्वारा इसको कब स्वीकृत किया गया था भाई 2003 में जो है वो राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम संसद के द्वारा जो है उसको स्वीकार किया गया था और उस समय पर आपसे पूछें कि किस वित्त मंत्री के द्वारा इसको पेश करने का जो है वो काम किया गया था तो उस समय पर जो अपने वित्त मंत्री थे कौन भाई श्री यशवंत सिन्हा थे श्री यशवंत सिन्हा उस समय पर क्या थे वित्त मंत्री थे और उनके द्वारा जो है ये संसद के अंदर जो है इसको पेश किया गया था कौन सा अपना राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन इसका उद्देश्य क्या था तो जो अपनी वित्तीय प्रबंधन प्रणाली है उसके अंदर क्या लेके आना भाई पारदर्शिता लेके आना पारदर्शिता लेके आना किसके अंदर वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के अंदर पारदर्शिता को लेके आने के लिए श्री यशवंत सिन्हा के द्वारा जो है वो क्या किया गया बजट प्रबंधन अधिनियम राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को जो है वो संसद के अंदर पेश किया और इसको स्वीकृत कब किया गया भाई 2003 में इसको जो है स्वीकार किया गया प्रेजेंट टाइम में आपसे पूछें कि जो भारत की वित्त मंत्री वर्तमान में वो कौन है भाई तो वो कौन है निर्मला सीतारमन निर्मला सीतारमन ये प्रेजेंट टाइम में क्या है भारत की वित्त मंत्री है कौन निर्मला सीतारमन और ये किसकी अध्यक्ष हैं तो जीएसटी परिषद इसकी अध्यक्ष भी कौन है अपनी निर्मला सीतारमन और जीएसटी परिषद का उल्लेख किस आर्टिकल में है भाई 279 ए आर्टिकल के अंदर अपना वर्णन है किसका जीएसटी परिषद जिसका अध्यक्ष कौन होता है भारत का वित्त मंत्री जो इसका क्या होता है अध्यक्ष होता है
भारत के किस राज्य में बिहू त्योहार मनाया जाता है? तो बिहू ये अपना किस राज्य का एक फेमस त्योहार है भाई? असम राज्य का जो है अपना त्योहार है, कौन-सा? बिहू त्योहार। और ये जो अपना बिहू त्योहार है, ये 3 तरह के होता है। एक तो मनाया जाता है अपना जनवरी के अंदर, और जनवरी में जो मनाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है बोगली बिहू, या फिर हम बोल सकते हैं उसको क्या भई? माघ बिहू। तो ये कब आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है आयोजित जनवरी महीने के अंदर। फिर अपना अप्रैल में भी आयोजित किया जाता है, जिसका नाम क्या है? रोंगाली बिहू, या फिर इसका दूसरा नाम है भई बोगा बिहू। बोगा बिहू ये कब आयोजित किया जाता है? अप्रैल के अंदर इसको आयोजित किया जाता है। फिर अपना अक्टूबर में होता है कौन-सा भई? काटी बिहू। कोंगाली बिहू बोल सकते हो या फिर काटी बिहू। ये इसका आयोजन कब होता है? अक्टूबर महीने के अंदर जो इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है? तो जो अपना बिहू है, किस राज्य का फेमस त्योहार है? असम राज्य का जो है अपना फेमस त्योहार है। नागालैंड का कौन-सा है भई? तो नागालैंड का अपना फेमस त्योहार है हॉर्नबिल फेस्टिवल। जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है, ये किसका राज्य का है अपना त्योहार? नागालैंड का है। और मेघालय का अपना प्रसिद्ध त्योहार कौन-सा है भई? वांगला त्योहार। वांगला त्योहार मेघालय राज्य का है, जो कौन से जनजाति के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है? तो जो अपनी गारो जनजाति है, मेघालय में जो गारो जनजाति है, उसके द्वारा त्योहार मनाया जाता है अपना कौन-सा भई? वांगला त्योहार। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर तो अपना ध्यान रख लेना, एक तो होता है लोसर फेस्टिवल, लोसर फेस्टिवल, और एक अपना कौन-सा भई? सांगकेन फेस्टिवल। ये कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो इसका आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है बिहू त्योहार किस राज्य का है? तो ये है अपना असम का। तो असम असम की राजधानी क्या है भई? तो असम की राजधानी है अपनी क्या? दिसपुर। ये असम की क्या है? राजधानी है। और आपसे पूछे असम राइफल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो असम राइफल का मुख्यालय कहाँ पर है भई? शिलांग के अंदर। असम में नहीं है वो अपना, असम राइफल का मुख्यालय कहाँ पर है? शिलांग के अंदर जो वो असम राइफल है। असम के वर्तमान में सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। ये प्रेजेंट टाइम में क्या है भई? असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर कौन है असम के? तो जो गुलाब चंद कटारिया हैं, ये प्रेजेंट टाइम में क्या हैं? तो ये राज्यपाल हैं अपने किस राज्य के भई? असम राज्य के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसे पहले कृषि मूल्य आयोग के नाम से जो है वो जाना जाता था, तो इसकी स्थापना जो है वो किस वर्ष में की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है वो किस वर्ष में की गई थी भई? जनवरी 1965 में। और 2 ऑप्शन के अंदर जो है वो सन सेम ही है, तो यहाँ पर आपको आंसर करना है जनवरी 1965 में भई, ठीक है? जनवरी 1965 में जो है वो किसकी स्थापना की गई थी? सीएसीपी की, यानी कि जो अपना कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है, यानी कि जो कृषि लागत मूल्य आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई थी भई? तो इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1965 में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष के बारे में बात करें तो वो कौन है भई? विजय पॉल शर्मा। और जो अपना कृषि लागत और मूल्य आयोग है, ये काम क्या करता है भई? तो जो अपना एमएसपी रेट है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी, ये कौन जो है इसको रेट को निर्धारित करता है? तो इसको निर्धारित करने का काम करता है अपना कौन-सा आयोग भई? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1965 में। पहले इसका नाम क्या होता था? कृषि मूल्य आयोग। फिर इसका नाम 1985 में बदलकर क्या कर दिया गया था? कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है इसका नाम बदलकर जो है वो कर दिया गया था। कौन से मंत्रालय के तहत आता है अपना ये? तो ये आता है अपना कृषि और किसान मंत्रालय के तहत भई। कृषि और किसान मंत्रालय के तहत आता है अपना कौन-सा जो अपना आयोग भई? तो ये आता है कृषि लागत और मूल्य आयोग। और वर्तमान में बात करें, जो कृषि और किसान मंत्रालय है, इसके वर्तमान में मंत्री कौन है भई? नरेंद्र सिंह तोमर। ये प्रेजेंट टाइम में क्या हैं? तो ये प्रेजेंट टाइम में इसके मंत्री हैं अपने, किसान मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। ये प्रेजेंट टाइम में भारत के कृषि एवं किसान मंत्री हैं। आपसे पूछे कि जो अपना सीएसीपी है, इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी 1965 में? तो इसकी समिति का ध्यान रख लेना भई, लक्ष्मीकांत झा समिति भई। कौन सी समिति? लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश पर जो है इसकी क्या की गई थी? स्थापना जो है वो की गई थी। पीली क्रांति शब्द भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो पीली क्रांति है, इसका संबंध क्या होगा अभी अपना? तो तेल बीज उत्पादन से, ठीक है? तेल बीज के उत्पादन से संबंधित है अपनी कौन सी भई? पीली क्रांति। और विशेष तौर पर कौन से तेल के लिए है? सरसों के तेल के लिए। और तिल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो है वो पीली क्रांति को शुरू किया गया था। मत्स्य उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति है अभी? तो नीली क्रांति। नीली क्रांति अपना किसके लिए है? मत्स्य उत्पादन के लिए है। और चावल उत्पादन के लिए अपनी कौन सी क्रांति होगी? तो हरित क्रांति होगी अपनी चावल उत्पादन के लिए। और फलों के उत्पादन के लिए कौन सी होगी भई?
तो वो होगी स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति अपना किसके उत्पादन के लिए है? तो ये है भाई फलों के उत्पादन के लिए। और आपसे पूछे गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो झींगा मछली और के पालन से, और दूसरा अपना किससे होगा? प्याज के उत्पादन के लिए अपनी कौन सी क्रांति भाई? गुलाबी क्रांति। और लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो लाल क्रांति का संबंध अपना टमाटर के उत्पादन से और मांस से संबंधित है। कौन सी क्रांति भाई? लाल क्रांति का संबंध होगा। पेट्रोलियम से संबंधित कौन सी क्रांति है? तो कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है भी? वो पेट्रोलियम से है। और उर्वरक के लिए कौन सी क्रांति को शुरू किया गया था? तो धूसर क्रांति। धूसर क्रांति का संबंध किससे है भाई? तो उर्वरक के लिए शुरू की गई थी अपनी कौन सी क्रांति भाई? धूसर क्रांति। और श्वेत क्रांति का संबंध यानी कि ऑपरेशन फ्लड, इसका संबंध किससे होगा? तो इसका संबंध होगा दुग्ध उत्पादन से भाई, ठीक है। दुग्ध उत्पादन से जो है इसका क्या होगा? संबंध होगा। 1854 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में भेजा गया वुड्स डिस्पैच यानी कि वुड का नीति पत्र किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि वुड्स डिस्पैच का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध है भारतीय शिक्षा से। किससे संबंधित होगा ये? भारतीय शिक्षा से। तो जो अपना वुड डिस्पैच जो अपना एक आयोग है, इसने भारत में अंग्रेजी सीखने पर और महिला शिक्षा के प्रसार के लिए इसको लेके आया था, ठीक है। महिला शिक्षा के प्रसार के उद्देश्यों के लिए इसको जो है वो लेके आया गया था। लेकिन किस भाषा के लिए था भई? तो ये अपना अंग्रेजी से संबंधित था, अंग्रेजी सीखने के लिए था, ठीक है। और इसकी जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की गई थी? सर चार्ल्स वुड के द्वारा जो इसकी अध्यक्षता की गई थी भाई। किसके द्वारा की गई थी? सर चार्ल्स वुड के द्वारा इसकी जो है वो अध्यक्षता की गई थी। और उन्हीं की अध्यक्षता में इसका जो है वो गठन करने का काम किया गया था। तो 1854 में जो भारत के वायसराय थे वो कौन थे भाई? तो वो कौन थे? अपने लॉर्ड डलहौजी। कौन थे भाई? लॉर्ड डलहौजी इस समय पर अपने क्या थे? भारत के वायसराय थे। और भारत में जो राजनीतिक मामलों से जो अपना संबंधित है तो वो कौन सा होगा? तो अपना जो सर जॉन साइमन थे, सर जॉन साइमन, इनकी अध्यक्षता में अपना क्या आया था? साइमन कमीशन जो भारत में आया था। कब? 1927 में। किसके लिए आया था भाई वो? तो वो अपना संबंधित था भारत के राजनीतिक मामलों से। और भारत में रेलवे के विकास से संबंधित कौन सा होगा? तो जो अपना सर विलियम एकवर्थ स्मिति, सर विलियम एकवर्थ स्मिति के जो है वो किससे संबंधित थी? तो वो संबंधित थी भारत में रेल के विकास से। और भारत में औद्योगिक विकास से संबंधित कौन सी होगी? तो इसके लिए एक कमीशन का गठन किया गया था। और उस कमीशन का नाम क्या था भाई? तो उसका नाम था विटले कमीशन। विटले कमीशन, जिसका गठन कब किया गया था? 1929 में जो इसका गठन किया गया था, ठीक है। तो इसका संबंध किससे होगा? तो विटले कमीशन का संबंध होगा अपना भारत में औद्योगिक विकास से। और एकवर्थ समिति का संबंध किससे होगा? भारत में रेलवे के विकास से। और सर जॉन साइमन जो अपना समिति है उसका संबंध किससे था? भारत में राजनीतिक मामलों से। और जो अपना वुड डिस्पैच था ये अपना किससे संबंधित है भाई? भारत में शिक्षा से। और किस भाषा के अंदर? अंग्रेजी भाषा में। और महिला शिक्षा पर इसके द्वारा जो है वो जोर दिया गया था। निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में स्थिर जनसंख्या वृद्धि का काल माना जाता है? तो जो अपना स्थिर जनसंख्या वृद्धि का काल माना जाता है तो ये माना जाता है भाई 1921 से 1951। ये भारत में स्थिर जनसंख्या वृद्धि का क्या रहा भाई? ये काल रहा। और आपसे पूछे जो अपना 1911 से लेकर और 1920 का ये अपना कैसा काल था जनसंख्या के मामले में? ऋणात्मक था भाई। यहाँ पर अपना ऋणात्मक वृद्धि जो है हुई थी अपनी जनसंख्या के अंदर, ठीक है। यानी कि वृद्धि हुई नहीं, अपनी ऋणात्मक वृद्धि जो है वो दर्ज की गई थी 1911 के 1920 के दशक के माध्यम में, ठीक है। और जो अपना स्थिर जनसंख्या वृद्धि का काल माना जाता है वो कौन से काल को? 1921 से लेकर 1951 के काल को। और जो अपना 1951 से लेकर 1981 वाला है इसको अपना किस में काउंट करेंगे? तेजी से उच्च विकास की वृद्धि में, ठीक है। तेजी से उच्च विकास की अवधि ये थी अपनी क्या भी? 1951 से लेकर 1981 तक, ठीक है। और आपसे पूछे कि 2011 में अपने क्या हुई भाई? जनगणना हुई। कौन से भी नंबर की जनगणना थी ये भारत की? तो वो थी भाई 15वें नंबर की ये जनगणना थी। और भारत में जनगणना का पिता किसको कहा जाता है? तो वो ध्यान रख लेना, हेनरी वॉल्टर को भाई। हेनरी वॉल्टर को ये क्या कहा जाता है भारत में? तो भारत में जनगणना के पिता, भारत में जनगणना के पिता किसको कहा जाता है? हेनरी वॉल्टर को जो है वो भारत में जनगणना का पिता कहा जाता है। और कितने साल के बाद में अपनी जनसंख्या जो अपना जनगणना करवाई जाती है? तो वो करवाई जाती है हर 10 साल में भाई। हालांकि अपने अभी 2021 वाली हुई नहीं है,
लेकिन अपना 10 साल के अंदर जो है वो क्या करवाई जाती है भाई, जनगणना जो है वो आयोजित की जाती है। और बात करें पहली जनगणना कब हुई थी, 1872 में। और उस समय पर भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड मेयो जो उस समय पर भारत के वायसराय थे। फिर अपना नियमित जनगणना ये किसके समय पर हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय पर। और किस वर्ष में शुरू की गई थी, 1881 में जो इसको शुरू किया गया था। अच्छा, आपसे पूछें कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कितना साक्षरता दर है भारत की, तो भारत की साक्षरता दर ध्यान रख लेना 74.04% पे, ठीक है। भारत की साक्षरता दर कितनी है, 74.04। ये भारत की क्या है, अपनी साक्षरता दर है। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा यानी कि शिक्षित राज्य कौन सा है, केरल है। और सबसे जो अपना कम पढ़ा लिखा राज्य है अपना, वो कौन सा होगा 2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार राज्य ये अपना होगा भाई, ठीक है। प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है भाई, नागालैंड राज्य के अंदर मनाया जाता है अपना कौन सा भाई, हॉर्नबिल फेस्टिवल। और कब, कौन से महीने में मनाया जाता है भाई, ये दिसंबर महीने में, ठीक। 1 से लेकर 10 दिसंबर तक जो है इसको हर साल जो है वो आयोजित किया जाता है अपना, कहाँ पर, नागालैंड राज्य के अंदर। और इसको क्या कहा जाता है, त्योहारों का त्योहार के रूप में भी जाना जाता है अपना, किसको भी, हॉर्नबिल को। हिमाचल प्रदेश में कौन सा त्योहार होता है, तो अपना यहाँ पर एक मेला भरता है, कौन सा भाई, मिंजर मेला, ठीक है। मिंजर मेले का आयोजन कहाँ पर होता है, हिमाचल प्रदेश में होता है। और सिक्किम के अंदर अपना कौन सा महोत्सव होता है, बुमचू महोत्सव। बुमचू महोत्सव ये अपना किस राज्य के अंदर होता है भाई, सिक्किम में। और सागा दावा भाई, ठीक है, सागा दाव फेस्टिवल ये किस राज्य का है अपना, सिक्किम राज्य का है अपना, क्या भाई, सागा दाव फेस्टिवल। केरला में अपना एक तो फेमस अपना कौन सा भाई, ओणम फेस्टिवल केरल में मनाया जाता है। एक अपना त्रिशूरपुरम फेस्टिवल भाई, त्रिशूरपुरम फेस्टिवल ये भी कहाँ का है, केरल राज्य का है। मकर विलक्कू फेस्टिवल, मकर विलक्कू त्योहार ये भी किस राज्य में मनाया जाता है, केरल में। और एक त्योहार मनाया जाता है अपना केरल में, कौन सा, अट्टूकल पोंगल भाई, कौन सा, अट्टूकल पोंगल फेस्टिवल, ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है केरल। तो यहाँ पर पूछा गया है हॉर्नबिल फेस्टिवल ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है भाई, नागालैंड राज्य के अंदर जो इसको मनाया जाता है। नागालैंड, इसकी राजधानी क्या है भाई, तो नागालैंड की राजधानी क्या है भाई, कोहिमा। ये नागालैंड राज्य की क्या है भाई, राजधानी है। पौली उमरीगर पुरस्कार किस खेल श्रेणी में प्रदान किया जाता है, तो जो पौली उमरीगर पुरस्कार है ये दिया जाता है किस खेल में भाई, क्रिकेट के खेल में दिया जाता है ये पुरस्कार। और सबसे ज्यादा पुरस्कार किस व्यक्ति को मिल चुका है, तो विराट कोहली को जो है सर्वाधिक मिल चुका है अपना कौन सा पुरस्कार भाई, पौली उमरीगर पुरस्कार। और सबसे पहले जो अपने ये पुरस्कार किसको दिया गया था, तो ये पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को ये पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था 2006-7 के अंदर जो है वो सचिन तेंदुलकर को ये पुरस्कार दिया गया था। आपसे पूछे इसके अंदर जो इनामी राशि है वो कितनी दी जाती है, तो 15 लाख रुपए भाई, 15 लाख रुपए का राशि दिया जाता है अपना पौली उमरीगर पुरस्कार में। और क्रिकेट से संबंधित अपनी कौन कौन सी ट्रॉफी है, जैसे अपनी ईरानी ट्रॉफी है, इसका संबंध किससे है भाई, तो ईरानी ट्रॉफी का संबंध अपना क्रिकेट से। एक ट्रॉफी है अपनी देवधर ट्रॉफी, इसका संबंध भी किससे होगा भाई, क्रिकेट से। सेज भारत ट्रॉफी का संबंध भी किससे होगा, तो इसका संबंध भी होगा अपना क्रिकेट से। दिलीप ट्रॉफी का संबंध भी किससे है, क्रिकेट से है। और एक अपना है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, इसका संबंध भी किससे होगा भाई, तो इसका संबंध भी होगा अपना क्रिकेट से ही, ठीक है। तो पौली उमरीगर पुरस्कार किस खेल श्रेणी में प्रदान किया जाता है, तो क्रिकेट श्रेणी में जो ये पुरस्कार दिया जाता है। फुटबॉल से संबंधित कौन सी ट्रॉफी भारत में, संतोष ट्रॉफी है भाई, कौन सी अपनी, संतोष ट्रॉफी का संबंध अपना किससे है, फुटबॉल से है। और फुटबॉल से अपना एक कौन सा है अपना, डूरंड कप है, ठीक है। डूरंड कप का संबंध भी किससे होगा अपना, तो डूरंड कप का संबंध भी अपना किससे है भाई, फुटबॉल से है। बैडमिंटन में अपनी कौन सी ट्रॉफी होती है, तो एक तो होती है भाई उबेर कप, उबेर कप। और एक होता है अपना थॉमस कप। तो जो थॉमस कप होता है ये पुरुषों का सबसे बड़ा बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है। और जो उबेर कप होता है ये महिलाओं का सबसे बड़ा क्या होता है भाई, बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है। और बैडमिंटन का एक अपना कप ध्यान रख लेना जिसका आयोजन अपना चाइना के अंदर जो इसका आयोजन किया गया था, कौन सा कप भाई, सुद्दी रमन कप। सुद्दी रमन कप का संबंध भी किससे होगा अपना, तो वो अपना होगा भाई बैडमिंटन से। और सुद्दी रमन कप को किसके द्वारा जीता गया, चाइना के द्वारा। और चाइना ने किसको हराया था भाई, तो चाइना ने के द्वारा हराया गया था दक्षिणी कोरिया को जो है वो हराया था भाई। और भारत ने पहली बार 2022 में कौन से कप को जीता, थॉमस कप को भारत के द्वारा जो है वो पहली बार जीता।
2022 के लिए 32वें सरस्वती सम्मान पाने वाले कौन हैं? यानी कि 2022 में जो अपना 32वां सरस्वती सम्मान है, वो किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है भई शिव शंकरी को दिया गया है। और कौन से उपन्यास के लिए दिया गया है इनको? सूर्यवंशम उपन्यास के लिए। भई कौन से उपन्यास के लिए? सूर्यवंशम उपन्यास के लिए। और कौन-सी भाषा के लिए दिया गया है इनको? तो इनको मलयालम भाषा के लिए दिया गया है अपना क्या भई 32वां सरस्वती सम्मान जो इनको दिया गया है। बात करें जो अपना सरस्वती सम्मान है ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो 22 भाषाओं में दिया जाता है अपना क्या भई सरस्वती सम्मान। और कौन-सा फाउंडेशन देने का काम करता है? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा जो है वो सरस्वती सम्मान दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी भई 1991 में। और प्रथम व्यक्ति कौन थे जिनको सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो हरिवंश नारायण बच्चन भई। कौन? हरिवंश राय बच्चन। इनको जो है अपना क्या किया गया था? प्रथम सरस्वती सम्मान से इनको जो है वो सम्मानित किया गया था। और 2022 के लिए अपना 32वां किसको दिया गया है? शिव शंकरी को दिया गया है। सूर्यवंशम उपन्यास के लिए मलयालम भाषा के अंदर इसको जो है वो लिखा गया था। और कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है इसके अंदर? तो 15 लाख पुरस्कार राशि जो है वो इसके तहत दी जाती है। अच्छा, एक अपना व्यास सम्मान है, वो भी ध्यान रख लेना। व्यास सम्मान ये भी कौन-सी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ही। इसकी शुरुआत भी कब हुई थी? 1991 में। और 2022 में जो व्यास सम्मान है, वो किस व्यक्ति को दिया गया है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है भई। किसको दिया गया था? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था। और कौन-से उपन्यास के लिए दिया गया था इनको? पागलखाना उपन्यास के लिए। और कौन-सी भाषा में लिखा इन्होंने पागलखाना? हिंदी भाषा में लिखा इन्होंने पागलखाना। उसके लिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान 2022 से जो इनको सम्मानित किया गया था। मनुष्यों के पैर में पाए जाने वाले एक हड्डी का नाम निम्न में से क्या है? तो अपना जो मनुष्य के पैर में पाए जाने वाली हड्डी है यहाँ पर इनकस, स्टेपिज, पटेला, मलेलस। तो जो इनकस, स्टेपिज, मलेलस हैं ये अपनी कान में पाई जाती हैं। तो बची अपनी यहाँ पर एक हड्डी जो कहाँ पर पाई जाती है? अपनी पैर में पाई जाती है। तो जो पटेला हड्डी है ये अपनी कहाँ पर पाई जाती है भई? तो ये अपना पैर में पाई जाती है। और इसको हम घुटनों के रूप में भी बोल सकते हैं, ठीक है? यानी जो अपने घुटने होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? पटेला जो है उसको बोला जाता है। और ये जो अपने 4 जिसके पैर होते हैं जैसे अपना क्या हो गया? चूहा हो गया, बिल्ली हो गया, जो अपने पक्षी होते हैं, कुत्तों के अंदर होता है, तो अपनी हड्डी पाई जाती है कौन-सी भई? पटेला हड्डी जो ये पाई जाती है। इनकस ये अपना कहाँ पर? कान में पाई जाती है, मध्यम कान में। और जो अपना स्टेपिज है, ये क्या है? शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन-सी है अपनी? स्टेपी जो है वो शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ये भी अपनी किस में पाई जाती है? तो ये भी पाई जाती है अपने कान में ही पाई जाती है अपनी कौन-सी हड्डी भई? मैलेलस हड्डी कान में। तो यहाँ पर अपना पैर की एक ही हड्डी है जिस ऑप्शन के अंदर, तो अपना कौन-सा हो गया भई? पटेला। और सबसे बड़ी हड्डी कौन-सी है? तो वो अपनी जाँघ की हड्डी, ठीक है? जाँघ की हड्डी मानव शरीर की क्या है भई? सबसे बड़ी हड्डी है। और हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओस्टियोलॉजी कहा जाता है भई, ठीक है? और हड्डी से संबंधित एक रोग है कौन-सा भई? रिकेट्स। रिकेट्स। तो रिकेट्स के अंदर क्या हो जाता है? जो हड्डी होती है वो बिल्कुल सूख जाती हैं। तो रिकेट्स किसकी कमी से होता है भई? तो विटामिन डी की कमी से होता है भई रिकेट्स, ठीक है? विटामिन डी की कमी से कौन-सा रोग होता है भई? तो वो होता है रिकेट्स रोग, ये अपना विटामिन डी की कमी से होता है। और एक अपनी ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस इसके अंदर अपना हड्डियों के अंदर क्या हो जाते हैं? पोर हो जाते हैं। तो ये भी इसका संबंध भी किससे होगा? अपना हड्डियों की बीमारी से होगा। और एक है अपना ओस्टियोमलेशियस। ओस्टियोमलेशिया, ठीक है? ओस्टियोमलेशिया इसके अंदर भी अपनी हड्डी होती है वो क्या हो जाती हैं? बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। और ये अपना किसके अंदर होता है भई? जो अडल्ट होते हैं उसके अंदर अपनी बीमारी होती है कौन-सी भई? ओस्टियोमलेशिया बीमारी होती है, ठीक है? इसके अंदर क्या होता है? जो अपनी हड्डियाँ होती हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो दी गई है? तो भारत के किस आर्टिकल के तहत जो है वो राष्ट्रपति के ऊपर हम क्या लगा सकते हैं? तो महाभियोग की प्रक्रिया वो अपनी दी गई है। तो इसका आर्टिकल का संबंध कौन-सा होगा अपना? आर्टिकल 61। तो आर्टिकल 61 के अंदर क्या प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया जो है इसके द्वारा शुरू की जा सकती है, वो कौन से आर्टिकल के तहत होगी? आर्टिकल 61 के तहत। और आर्टिकल 69 में किसका वर्णन है? तो जो अपना उपराष्ट्रपति होता है उसको अपने पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष अपनी सदस्यता को ग्रहण करेगा और उसकी क्या लेगा भी? वो शपथ लेगा। और आर्टिकल 52 में किसका वर्णन किया गया है? तो जो राष्ट्रपति है वो भारतीय राज्य का सेना अध्यक्ष होता है, यानी कि देश का जो पहला नागरिक होगा वो कौन होगा? भारत का राष्ट्रपति होगा। और
राष्ट्र की अखंडता और एकजुटता के रूप में जो है वो काम करता है। फिर अपना जो आर्टिकल 56 है, इसके अंदर किसका वर्णन है, तो जब अपना राष्ट्रपति कोई व्यक्ति बन जाता है तो वो 5 वर्ष के लिए उस पद को धारण करता है। तो ये बात किस आर्टिकल के तहत आएगी, अपनी आर्टिकल 56 के तहत आएगी। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका वर्णन किसके अंदर है अभी, आर्टिकल 52 के अंदर। और क्षमादान का अधिकार ये भी किसके पास में है, राष्ट्रपति के पास में है। कौन से आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल 72 में जो है वो क्षमादान का अधिकार है। एक अपना आर्टिकल है 123, तो राष्ट्रपति जो है वो देश में क्या लागू कर सकता है, अध्यादेश लागू कर सकता है। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 123 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन और मध्यकालीन भारत के किस भाग में संगम साहित्य जो है वो संबंधित है। यानी कि जो संगम साहित्य है, इसका आयोजन किस भारत में किया जाता था, तो इसका आयोजन होता था भाई दक्षिणी भारत में जो इसका आयोजन किया जाता था। और बात करें कौन सी भी शताब्दी में होता था इसका आयोजन, तो तीसरी शताब्दी में। ठीक है, तीसरी शताब्दी के अंदर जो इसका आयोजन किया गया था। और आपसे पूछिए, जो अपना दक्षिणी भारत जो क्षेत्र है वो कौन सी नदी के मुहाने पर अपना ये क्षेत्र है, तो ये अपना कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण स्थित क्षेत्र के अंदर जो है वो संगम साहित्य का आयोजन किया जाता था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध मोपला विद्रोह ये हुआ था भाई, तो मोपला जो विद्रोह है ये भारत में कहाँ पर हुआ था, केरल राज्य के अंदर हुआ था मोपला विद्रोह। और केरल में भी कहाँ पर, मालाबार क्षेत्र में। ठीक है, मालाबार क्षेत्र में अपना विद्रोह हुआ था, कौन सा भाई, मोपला विद्रोह। और कब हुआ था ये, 1921-22 में। 1921-22 में ब्रिटिशों के खिलाफ था ये। और ये जो विद्रोह है कैसा विद्रोह था, तो ये एक प्रकार से अपना किसान विद्रोह था, जो किसके खिलाफ था भाई, अंग्रेजों के खिलाफ था भाई। और इसके जो विद्रोह के प्रमुख नेता थे वो कौन थे भाई, तो वो थे अली मुसलियर भाई, अली मुसलियर। ठीक है, अली मुसलियर ये इसके क्या थे भाई, तो अली मुसलियर इसके जो है वो प्रमुख नेता थे। किसके भाई, तो अपना जो मोपला विद्रोह है, किसान विद्रोह, इसका प्रमुख नेता कौन था, अली मुसलियर इसका प्रमुख नेता था भैया। ठीक है, इसके अंदर जो है अपना काफ़ी 2500 लोग मारे गए थे और हजार हिंदुओं की जो है वो इसके तहत जो है वो हत्या कर दी गई थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के काल में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध बंदरगाह शहर था भाई, तो वो कौन सा शहर था अपना, तो वो था भाई लोथल। जो लोथल था ये अपना क्या रहा, एक प्रसिद्ध बंदरगाह शहर रहा। कौन से सभ्यता में, तो सिंधु घाटी सभ्यता में अपना एक बंदरगाह रूप रहा, प्रसिद्ध बंदरगाह रहा अपना, कौन सा भी, लोथल रहा। और लोथल भारत के किस राज्य में है, तो लोथल भारत के गुजरात राज्य में है। कहाँ पर है, गुजरात में है। और इसकी खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी, S.R. राव के द्वारा। S.R. राव के द्वारा जो है वो लोथल की खोज की गई थी। मोहनजोदड़ो ये अपना कहाँ पर है भाई, तो ये अपना पाकिस्तान के अंदर है। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, राखल दास बनर्जी के द्वारा, जो यानी कि R.D. बनर्जी के द्वारा, राखल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज कब की गई थी, 1922 में। हड़प्पा इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। और कब की गई थी भाई हड़प्पा स्थल की खोज, 1921 में की गई थी। और जो धोलावीरा है ये अपना कहाँ पर पड़ता है, तो धोलावीरा पड़ता है अपना गुजरात राज्य के अंदर। तो जो धोलावीरा है ये भारत की 40वीं धरोहर है, जो किसके अंदर शामिल है भाई, यूनेस्को के अंदर जो है शामिल है भाई। ठीक है, और बात करें इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी धोलावीरा की, तो इसकी खोज की गई थी जेपी जोशी के द्वारा भाई, जेपी जोशी के द्वारा जो इसकी खोज की गई थी। और कब की गई थी, 1967-68 के अंदर भाई, कब की गई थी, 1967-68 के अंदर जो इसकी खोज की गई थी, किसके द्वारा, जेपी जोशी के द्वारा। धोलावीरा की जो है वो खोज की गई थी, जो कहाँ पर है, गुजरात में। तो यहाँ पर पूछा गया है जो अपना बंदरगाह शहर था प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वो कौन सा था, तो वो कौन सा था भाई, तो वो था लोथल, जो अपना कहाँ पर पड़ता है, गुजरात के अंदर पड़ता है अपना लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फोसिस ने किसे महिला टेनिस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो जो इन्फोसिस कंपनी है इसके द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, तो इसने बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर भाई ईगा स्विटेक को। और ईगा स्विटेक इनका संबंध किस खेल देश से है भाई, तो खेल तो होगा अपना कौन सा, टेनिस का। और देश कौन से ऐसे हैं, तो ये है भाई पोलैंड देश से हैं, पोलैंड देश की है महिला, कौन, अपनी ईगा स्विटेक। तो अभी इनको, एक तो अपने ईगा स्विटेक और एक दूसरे खिलाड़ी हैं भी राफेल नडाल, ये भी अपने टेनिस के ही खिलाड़ी हैं राफेल नडाल, जिनका संबंध किस देश से है, स्पेन के खिलाड़ी हैं। तो इन दोनों को जो है वो इन्फोसिस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाया है। आर्यना सबालेंका के बारे में बात करें तो जो अपना साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है कौन सा,
ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में जो महिला सिंगल का खिताब है वो किसके द्वारा जीता गया? आर्यना सबालेंका के द्वारा। और जो आर्यना सबालेंका है ये किस देश से बिलोंग करती हैं? बेलारूस की एक प्लेयर हैं। ईगा स्वितेक ने भी कौन सा जीता अपना? फिर उन्होंने जीता फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन 2023 किसने जीता महिला सिंगल का खिताब? तो वो जीता भाई ईगा स्वितेक ने। और कोको गॉफ के द्वारा जो लास्ट अपना ग्रैंड स्लैम होता है कौन सा? यूएस ओपन। तो यूएस ओपन को किसके द्वारा जीता गया भाई? कोको गॉफ के द्वारा जीता गया, जो किस देश की प्लेयर है? अमेरिका देश की एक प्लेयर है। फिर अपना आता है मार्करेटा वोंद्रोसोवा। तो ये कौन है? तो ये भी अपने टेनिस के खिलाड़ी हैं अपनी मार्करेटा वोंद्रोसोवा। और विंबलडन 2023 में, विंबलडन 2023 ये इनके द्वारा जो है वो जीता गया था अपना, किसके द्वारा भाई? मार्करेटा वोंद्रोसोवा के द्वारा, जो चेक गणराज्य की क्या है? प्लेयर है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इंफोसिस ने किसी महिला टेनिस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वो बनाया है ईगा स्वितेक। और साथ में किसको बनाया है अभी? राफेल नडाल को भी बनाया है, जो किस देश से बिलोंग करते हैं? स्पेन देश से जो है बिलोंग करते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत यानी कि जो विश्व खुशहाली सूचकांक है, भारत कौन से स्थान पे रहा भाई? 126वें स्थान पे रहा अपना भारत। और विश्व खुशहाली सूचकांक में प्रथम स्थान पे कौन सा देश है भाई? तो फिनलैंड इसके अंदर प्रथम स्थान पे है। फिर अपना आता है ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी कि विश्व शांति सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे है? 126। ऐसे याद रख सकते हो, जिस देश में अपनी शांति होगी तो उसी देश में क्या होगी भाई? खुशहाली होगी। तो इन दोनों का जो अपना इंडेक्स है हैप्पीनेस का और पीस का, दोनों में भारत की क्या है? सेम पोजीशन है। लेकिन जो अपना पीस इंडेक्स है इसमें प्रथम स्थान पे कौन सा देश है अभी? आइसलैंड जो इसके अंदर प्रथम स्थान पे है। फिर अपना ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें भारत कौन से स्थान पे रहा है? 127वें स्थान पे रहा अपना ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। और इसमें प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? आइसलैंड इसमें प्रथम स्थान पे है। और किसके द्वारा जारी की जाती है इस रिपोर्ट को? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है वो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को जो है वो जारी किया जाता है। फिर आता है अपना ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स यानी कि किस देश की सेना सबसे शक्तिशाली है? तो उसमें भारत कौन से स्थान पे रहा भाई? फोर्थ स्थान पे। और पहले स्थान पे अपना कौन है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में? अमेरिका जो इसके अंदर पहले स्थान पे है। फिर है अपना एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स यानी कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे है? तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत है 67 स्थान पे। और पहले स्थान पे कौन सा देश है इसके अंदर? स्वीडन जो है इसके अंदर पहले स्थान पे है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी कि जो अपना प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें भारत कौन से भी स्थान पे रहा? 161वें स्थान पे। और इसमें टॉप पे कौन रहा अभी? नॉर्वे यानी कि यहाँ की जो प्रेस है उसको ज़्यादा अपनी क्या है भाई? छूट है, ठीक है, स्वतंत्र है यहाँ की प्रेस। और बात करें किसके द्वारा जो इसको जारी किया जाता है, तो इसको जारी किया जाता है अभी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा, ठीक है। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा जो इसको जारी करने का काम किया जाता है। क्वेश्चन कई बार आया है कि जो विश्व प्रेस सूचकांक है इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है अभी? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा इसको जारी किया जाता है, जिसमें भारत कौन से स्थान पे रहा अभी? 161वें स्थान पे। फिर है अपना नेक्स्ट हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत है इसके अंदर तीसरे स्थान पे भाई, ठीक है। पहले स्थान पे कौन सा है? अमेरिका है। फिर सेकंड पे अपना चाइना है। और थर्ड पे अपना भारत है, क्या भी? ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के अंदर। और आपसे पूछे कि जो अपना लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसमें भारत कौन से स्थान पे है अभी? तो इसमें भारत है 38वें स्थान पे यानी कि जो रसद प्रदर्शन सूचकांक है, ठीक है। रसद प्रदर्शन सूचकांक है भारत कौन से स्थान पे है? 38वें स्थान पे है। और इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन से भी स्थान पे है? 131वें स्थान पे है। और प्रथम स्थान पे कौन सा देश है भाई? सिंगापुर जो इसके अंदर प्रथम स्थान पर है। तो ये थी अपनी आज की क्लास और आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो अपने दोस्तों के साथ में इसको ज़रूर शेयर कीजिए।